हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2021 में आई चेहरे को। ये मेरे चैनल की पहली बॉलीवुड मूवी है जिसे मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स कार से समीर को कहीं जाता हुआ देखते हैं। ये जगह बहुत ज़्यादा बर्फ़ वाली होती है और यहाँ पर रास्ते में रोड पे हर जगह बर्फ़ पड़ी होती है। समीर दिल्ली जा रहा होता है। अब जब वो दिल्ली के रास्ते पे जा रहा होता है तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ गिर जाता है, तो अब उसकी कार आगे नहीं जा सकती और तभी वहाँ पर परमजीत आता है। समीर परमजीत से पूछता है कि यहाँ पे आसपास कोई होटल वगैरह है, तो परमजीत बोलता है कि इतनी बर्फ़ वाली जगह पे कोई होटल वगैरह नहीं है और यहाँ पर ये पेड़ हटने में भी 2-3 दिन तो लग जाएंगे। मैं अपने एक फ्रेंड के यहाँ पे जा रहा हूँ, तो अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। अब समीर के पास और कोई चारा तो होता नहीं है, इसलिए वो उसके साथ चला जाता है। पर यहाँ जब समीर अपनी कार की चाबी अपनी पॉकेट में डाल रहा होता है तब गलती से वो नीचे गिर जाती है, जिसे समीर देख नहीं पाता और वो वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ से समीर और परमजीत उसी घर में जाते हैं जहाँ पर उसे जगदीश मिलता है और इस घर में मोस्टली सारे मेल्स बूढ़े ही होते हैं। यहाँ पर एक और आदमी होता है जिसका नाम होता है हरिया। इसके अलावा वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है ऐना। ये सभी लोग कहीं ना कहीं प्रोफेशन से लॉ से रिलेट करते हैं, मतलब कि परमजीत एक क्रिमिनल लॉयर होता है, जगदीश एक जज होता है, हरिया एक जल्लाद होता है और ऐना भी लॉ से रिलेटेड पढ़ाई कर रही होती है। और समीर को देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। समीर एक बहुत बड़ी एड कंपनी का सीईओ होता है और उसकी एक वाइफ भी होती है जो कि उसी रिजॉर्ट में रुकी होती है जहाँ से वो निकल कर दिल्ली जा रहा था। अब यहाँ पर समीर की पैंट भीग गई होती है, तो वो ऊपर वॉशरूम में जाता है जहाँ पर उसे एक दूसरी पैंट दिखती है, तो वो उसे पहन लेता है। यहाँ पर वो ऐना को एक बटरफ्लाई देता है जो कि प्लास्टिक की होती है पर वो मशीन से चलती है और इस बटरफ्लाई को देखकर ऐना एकदम पागलों की तरह खुश हो जाती है। असल में वो थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब होती है क्योंकि कुछ वक्त पहले किसी ने उसके साथ रेप किया था और फिर उसके रेपिस्ट को उसके भाई जो ने मार दिया था और किसी को मारने की सज़ा में जो जेल चला गया था और उसको सज़ा सुनाने वाला जगदीश ही था। तो जो के जेल जाने के बाद उन्होंने ऐना का ख्याल रखा और अब जो की भी सज़ा पूरी हो चुकी है और वो भी यहाँ पर इन्हीं के साथ में रहता है। दूसरी तरफ जब समीर पैंट चेंज कर रहा होता है उसी वक्त यहाँ पर लतीफ़ की एंट्री होती है जो कि एक बहुत अच्छे क्रिमिनल लॉयर होते हैं। यहाँ पर वो आते ही बताते हैं कि कहाँ है वो आदमी जो कि एक बहुत बड़ी पोस्ट पर है और उसकी एक वाइफ है और जो दिल्ली को जा रहा है। इतनी बातें सुनकर हर कोई शॉक्ड हो जाता है कि अभी तक तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं, तो फिर लतीफ़ को ये सब कुछ कैसे पता चल गया। तो अब लतीफ़ बताता है कि सामने एक ओवरकोट टंगा हुआ है जिसमें से पानी अभी भी टपक रहा है, तो मतलब कि वो आदमी अभी थोड़ी देर पहले आया है और इस ओवरकोट को देखकर पता चलता है कि ये काफ़ी महंगा है। तो मतलब कि या तो एक आदमी एक बड़ी पोस्ट पे होगा, नहीं तो उसकी खुद की कोई कंपनी होगी। घर के सामने एक गाड़ी खड़ी है और गाड़ी का नंबर प्लेट दिल्ली का है, मतलब कि वो जो भी है वो दिल्ली जा रहा है और वहाँ पर कार की कीज भी पड़ी थी। तो मैंने तलाशी ले ली और वो गाड़ी के पेपर एक लड़की के नाम पर है जो कि शायद उसकी वाइफ होगी। अब तभी यहाँ पर समीर नीचे आता है, तो अब उन सब के बीच में लॉ से रिलेटेड बातें होने लगती हैं। अब समीर बहुत ज़्यादा लॉ के बारे में नहीं जानता है और उसका सारा दिमाग सिर्फ बिजनेस की तरफ ही चलता है। यहाँ पर समीर बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा लो लेवल से उठकर इस पोस्ट तक पहुँचा है और वो आज काफ़ी अच्छी जगह पे है और बहुत ज़्यादा अमीर है। तभी लतीफ़ उसका सिगरेट पैकेट देखता है जिस पर लिखा होता है विद लव फ्रॉम NO। लतीफ़ पूछता है कि क्या ये तुम्हारी वाइफ का है, तो समीर बोलता है कि ये मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया था। इसके बाद वो लोग बताते हैं कि वो लोग अक्सर यहाँ पर एक गेम खेलते हैं जिस गेम में वो लोग कोई पुराना केस उठाते हैं और दोबारा से उसको रीइनैक्ट करते हैं। यहाँ पर उनके पास 2 क्रिमिनल लॉयर होते हैं, तो एक डिफेंस करता है और एक अगेंस्ट में होता है और जगदीश जज बनता है और वो इस तरह का एक इंटेलेक्चुअल गेम खेलते हैं। समीर को ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा होता है, तो कहता है कि मैं इसमें पार्ट नहीं लूँगा, मैं बस दूर से ही देखूँगा। पर तभी ऐना उसे फोर्स करती है, तो वो मान जाता है। तो अब जगदीश बताता है कि तुम्हारा काम होगा मुजरिम का,
तो मतलब कि लतीफ़ तुम्हारे ऊपर कोई भी आरोप लगाएंगे और फिर परमजीत तुम्हें डिफेंस करेंगे और इसके अंत में हम फैसला भी सुनाएंगे। तो अब समीर बोलता है कि मैंने कभी कोई क्राइम किया ही नहीं है और समीर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है और वो इस गेम में खेलने के लिए रेडी हो जाता है। अब जगदीश बोलता है कि तुम्हारे पास मौका है कि तुम जो भी चाहो वो क्राइम चूज़ कर सकते हो, तो फिर आगे का केस उसी क्राइम पर चलेगा। पर समीर बोलता है कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, इसलिए मिस्टर लतीफ़ जो भी चाहे वो आरोप लगा सकते हैं अगर उन्हें मिले तो। इसके बाद मिस्टर लतीफ़ समीर की फैमिली के बारे में पूछते हैं, तो समीर उन्हें बताता है कि उसकी एक वाइफ है और एक बेटा है। इसके बाद वो अपना फ़ोन का पासवर्ड अनलॉक करके उसे अपने बेटे की फ़ोटो दिखाता है। अब जिस वक्त वो पासवर्ड अनलॉक करता है तो लतीफ़ उसका पासवर्ड देख लेता है। वो बताता है कि पहले वो एक एड एजेंसी में नीचे की पोस्ट पर काम करता था और उसके बॉस का नाम था जीएस ओसवाल और 1.5 मंथ पहले उसकी डेथ हो गई और उसकी डेथ के बाद समीर को उसकी पोस्ट मिल गई और वो कंपनी का सीईओ बन गया। वो बोलता है कि जीएस काफ़ी ज़्यादा खड़ूस इंसान था और वो गोल्फ का दीवाना था और कभी भी किसी को अप्रिशिएट भी नहीं करता था। वो हर किसी के काम में गलतियाँ निकालता था और कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। और वैसे तो वो कभी भी छुट्टियाँ नहीं लेता था, पर एक बार उसने 1 मंथ की छुट्टी ली थी। उसके अलावा वो हमेशा वीकेंड पे भी बुला लेता था। और उसकी मौत के बाद मैं बना सीईओ और उसकी वाइफ बनी चेयरमैन। अब लतीफ़ बोलता है कि आपको अपने बॉस की डेथ का ज़रा भी गम नहीं है और उनकी डेथ के बाद ही आप वहाँ के सीईओ बने, मतलब कि आपको उनकी डेथ से सीधा सीधा फ़ायदा मिला है। तो अब मैं आपके ऊपर आरोप लगाता हूँ कि आपने जीएस का खून किया है। ये खून का इल्ज़ाम सुनकर समीर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आप मेरे ऊपर ऐसे खून का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। पर परमजीत उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, केस हम ही जीतेंगे। अब इल्ज़ाम डिसाइड होने के बाद वो लोग डिनर करते हैं, पर यहाँ पर डिनर टेबल पे भी लतीफ़ बार बार समीर से पूछते रहता है कि आपने कैसे मारा, गला दबा के मारा, फांसी दे के मारा। इस तरह से पूछते पूछते समीर एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो वो कहता है कि मैं वहाँ पर अकेला नहीं था, मेरे साथ 2 लोग और थे कैंडिडेट और हम तीनों में से मेरा सिलेक्शन मेरी काबिलियत के तौर पर हुआ है। अब यहाँ पर डिनर के बाद उनकी कोर्ट लगती है। यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल कोर्ट की तरह होता है, कटघरा वगैरह सब कुछ। अब लतीफ़ बोलता है कि जीएस की वाइफ का नाम क्या था, तो समीर बताता है नताशा ओसवाल। लतीफ़ बोलता है मतलब NO, और आपके सिगरेट पैकेट के ऊपर भी यही नाम लिखा है, तो मतलब कि आप उन्हें काफ़ी क्लोजली जानते होंगे कि उन्होंने आपको इतना महंगा और सुंदर सा सिगरेट पैकेट गिफ्ट किया। तो समीर बता देता है कि हाँ, मैं उसे जानता था और हमारा रिलेशनशिप था, पर उस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि वो जीएस की वाइफ है। पर लतीफ़ बोलता है कि आप जानते थे और आप जानबूझकर नताशा के क्लोज गए जिससे कि आप जीएस को जला सके और उन्हें मेंटली हैरेस कर सके। तो अब समीर इस बात से मना करता है और वो पूरी स्टोरी सुनाता है कि कैसे वो नताशा से मिला था। अब एक दिन समीर क्लब में गया था जहाँ पर वो देखता है कि एक लड़की नशे में जा रही थी और उसकी एक ईयरिंग नीचे गिर गई थी। ये नताशा ही होती है। तो वो उसकी ईयरिंग उठाता है और जाकर उसे दे देता है। अब वो लड़की इतने ज़्यादा नशे में थी कि उसको देखकर लग नहीं रहा था कि वो अपनी कार सही से ड्राइव कर पाएगी। तो समीर उसे ड्राइव करके उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, पर बीच में नताशा कहती है कि मुझे घर नहीं जाना है, और ऐसे बोलकर वो उसे अपने फार्म हाउस में लेके जाती है जहाँ पर वो दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और इसके बाद उन दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। पहले पहले समीर को पता नहीं था कि वो उसके बॉस की ही वाइफ है, पर एक दिन जब समीर को पता चला तभी से उसने नताशा से बात करनी बिल्कुल बंद कर दी। अब इसके कुछ दिनों बाद नताशा का एक बार कॉल आया जहाँ पर उसने वापस से समीर को उसी फार्म हाउस में मिलने बुलाया। तो समीर उससे बात करने के लिए जाता है, पर वो फार्म हाउस बंद होता है। अब यहाँ पर वो देखता है कि एक रूम से लाइट ऑन ऑफ हो रही है। अब इस रूम में नताशा ही होती है जिसके हाथ पैर बंधे होते हैं और वो बड़ी मुश्किल से लाइट ऑन ऑफ कर रही होती है। ये देखने के बाद समीर जल्दी से अंदर जाता है और कांच तोड़कर उस रूम के अंदर जाता है। और अब नताशा बताती है कि जीएस उसे अपने मज़े के लिए हंटर से मारता है और वो इतना ज़्यादा पॉसेसिव है कि उसे ऐसे बांध कर चला गया। अब लतीफ़ बोलता है कि ये सुन के आपको गुस्सा है, तो समीर बोलता है कि हाँ, ये सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया कि अगर वो मेरे सामने होता तो मैं उसे मार देता, पर मैंने उसे मारा नहीं था।
क्योंकि जीएस की नेचुरल डेथ हुई थी, जो कि उसकी डेथ हार्ट अटैक से हुई थी। और उस वक्त मैं वहीं पे था। उसे वीकेंड में कोई फाइल देखनी थी जिसे वो मंडे को भी देख सकता था, पर उसने फिर भी मुझे वीकेंड में बुलाया। वो वहाँ पे गोल्फ खेल रहा था और जब उसने फर्स्ट शॉट मारा, उसी के बाद अचानक से उसे हार्ट अटैक आ गया। पर जब तक डॉक्टर आए तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। तो अब लतीफ़ बोलता है कि ऐसा वर्कोहॉलिक आदमी जिसने कभी भी छुट्टी नहीं ली, उसने पूरे 1 मंथ की छुट्टी ली। तो मतलब कि उस 1 मंथ में वो बहुत ज़्यादा बीमार होगा। इसका मतलब ये है कि जीएस को पहला हार्ट अटैक उसी वक्त आया था जब उन्होंने छुट्टी ली थी। और पहले इतने बड़े हार्ट अटैक के बाद दूसरे हार्ट अटैक में डेथ हो सकती है। और उस रात जब आप नताशा से मिलने गए थे, तब आपको पता चला होगा कि इससे पहले जीएस को हार्ट अटैक आ चुका है। इसलिए आपने प्लान किया कि एक बार फिर से उसे हार्ट अटैक देते हैं जिससे कि उसकी डेथ हो जाए। और क्योंकि वो अपनी वाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, इसलिए आपने अपनी और अपनी वाइफ की एक वीडियो बनाई और बाद में वही वीडियो उसी गोल्फ क्लब में जाकर जीएस को दिखा दी। अब ये वीडियो देखने के बाद जीएस को हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। और जब आप यहाँ से चले गए थे थोड़ी देर के लिए, तब आपका फ़ोन यहीं पे रखा हुआ था जिसका पासवर्ड मैंने पहले ही देख लिया था। तो मैंने आपका फ़ोन खोला और उसमें मुझे आपके व्हाट्सएप पे वही वीडियो मिली जो कि आपने जीएस को भेजी थी। अब उसका फ़ोन लतीफ़ ने छुआ है, ये बात सुनकर समीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोल देता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नताशा एक बहुत ही घटिया लड़की थी और उसने मुझे फंसाया, जिसकी वजह से मुझे उस सीधे साधे आदमी का खून करना पड़ा। अब ये खून की बात एडमिट करने के बाद वो फंस जाता है और अब उसे रियल स्टोरी सुनानी पड़ती है। उस दिन जब वो नताशा से मिलने गया था, तब नताशा ने उसे बताया था कि एक बार उसे हार्ट अटैक आ चुका है और ये सारी प्लानिंग नताशा की थी। समीर ने उसे मना भी किया, पर तब नताशा ने बताया कि अगर हम उसे पोटेशियम का इंजेक्शन दे दें तो ओवरडोज की वजह से उसकी 2 मिनट में डेथ हो जाएगी। और उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया। गोल्फ क्लब में वीडियो दिखाने के बाद नताशा ने उसे चुपके से पोटेशियम का इंजेक्शन भी दे दिया और जिस टाइम पर वो मर रहा था, उसी वक्त उसने उसके फ़ोन से समीर ने जो वीडियो भेजी थी वो डिलीट कर दी ताकि सबूत मिट जाए। पर इसके बाद अचानक से ही नताशा ने बात करनी समीर से बिल्कुल ही बंद कर दी। समीर ने पूरे 35 डेज उसका वेट किया, पर नताशा गायब हो गई थी। अब 35 डेज बाद अचानक से समीर ने उसे एक लड़के के साथ देखा जिसका नाम था रिचर्ड। तो फिर समीर उन दोनों का पीछा करने लगा। पीछा करते करते वो उसी फार्म हाउस में पहुंचा जहां पर वो लोग आपस में बात कर रहे थे। असल में ये पूरा प्लान रिचर्ड और नताशा का था। और उस दिन क्लब में इयररिंग भी नताशा ने जानबूझकर गिराई थी, क्योंकि उसे पता था कि समीर जीएस की कंपनी में काम करता है और इससे वो अपना काम करवा सकते हैं। और उनका प्लान था जीएस की सारी प्रॉपर्टी पे ऐश करना। पर समीर उनकी इन सभी बातों की वीडियो बना लेता है और फिर उन्हें ब्लैकमेल करने लगता है। वो कहता है कि मुझे 3 करोड़ रुपए चाहिए और ऐसा बोलकर वो वहीं पर रखा हुआ सिगरेट पैकेट उठा लेता है। ये सिगरेट पैकेट वही होता है जो कि इस वक्त समीर के पास था और ये नताशा ने समीर को नहीं, ये नताशा ने रिचर्ड को दिया था। और वही सिगरेट पैकेट के पास में कार की चाबी पड़ी होती है, तो समीर उसे भी उठा लेता है। और लतीफ़ ने जब कार की तलाशी ली थी तो उसने वो कार के पेपर्स जिस लड़की के नाम पर देखे थे, वो नताशा ओसवाल थी। इसके बाद आज समीर को मैसेज आया कि पैसे रेडी है, इसीलिए वो इतनी तेज बर्फ में भी पैसे लेने के लिए दिल्ली जा रहा था। अब लतीफ़ बोलते हैं कि हर गुनाह गुनाह होता है। भले ही समीर से क्राइम किसी और ने करवाया था, पर फिर भी वो बालिग हो चुका है और उसने क्राइम सोच समझकर किया था, इसलिए उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अब जगदीश यहाँ पर फैसला सुनाता है कि समीर को फांसी होनी चाहिए। अब तक समीर को ये सब कुछ खेल लग रहा था, पर अब समीर काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे जल्लाद भी था और ये सब कुछ बिल्कुल रियल कोर्ट जैसा हो रहा होता है और अब उसे फांसी की सज़ा मिल चुकी थी। तो लतीफ़ उसे बताता है कि यहाँ पर पूरे घर में कैमराज लगे हैं और उस टेप में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था और हम आपको खुद से कुछ नहीं करेंगे, पर कल ये सारा टेप कोर्ट में जाएगा और क्राइम ब्रांच में जाएगा और सज़ा तो आपको मिलेगी। ये सुनने के बाद समीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकाल कर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। अब सब लोग उससे बचने लगते हैं और यहाँ पर वो सबसे बचते बचते घर से बाहर निकल जाता है। अब वो घर से निकलकर बाहर भागने लगता है तो सब लोग भी उसके पीछे भागते हैं।
यहाँ पर भागते भागते वो गलती से गलत डायरेक्शन में भागने लगता है, जहाँ पर लतीफ़ उसे कहता है कि रुक जा वहाँ पर गड्ढा है, पर समीर उसकी बात नहीं सुनता और वो भागता रहता है। और तभी अचानक से वहाँ की बर्फ़ टूट जाती है और वो सीधे नीचे खाई में गिर जाता है। असल में ये खाई थी जहाँ पर ऊपर से बर्फ़ जम गई थी और समीर की डेथ हो जाती है। अब लतीफ़ कॉल करके पुलिस को बोल देता है कि यहाँ पर से कोई जा रहा था, गुजर रहा था, तो उसकी खाई में गिरकर डेथ हो गई। अब पहाड़ी एरियाज़ में ये सब कुछ काफ़ी होता रहता है कि लोग बर्फ़ में गिरकर मर जाते हैं, तो इस पर तो कोई उनके ऊपर शक करता नहीं। पर फिर कुछ दिन बाद यहाँ पर नताशा आती है, जो कि समीर का फ़ोन लेने आई थी। अब लतीफ़ जब उसे देखता है तो कहता है कि आप यहाँ पर रुक जाइए थोड़ी देर, वैसे भी शाम होने वाली है, आप कल सुबह चले जाइएगा और हम यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम खेलते हैं जिसमें आपको भी बहुत मज़ा आएगा। अब सच में शाम होने वाली थी तो नताशा रुक जाती है और अब हमें पता है कि आगे वही सेम गेम नताशा के साथ भी खेला जाएगा और एंड में उसे भी फांसी की सज़ा मिलेगी। पर्सनली मुझे मूवी कुछ खास नहीं लगी, मतलब वन टाइम वॉच्ड है, क्योंकि इस मूवी में इमरान हाशमी और अमिताभ बच्चन ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, पर उसके अलावा इसमें मिस्ट्री उतनी ज़्यादा नहीं थी। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें पहले ही समझ में आ रही थी और बहुत ज़्यादा ट्विस्ट या फिर बहुत ज़्यादा सस्पेंस नहीं था, जितना इसके ट्रेलर में देखने के बाद मुझे लग रहा था। तो इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म होती है और अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।